हेलो एवरीवन। ये आपके एसएसटी का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे राजा अशोक के बारे में। एक अनोखा सम्राट, यानी कि जो राजा अशोक थे उनको एक अनोखा सम्राट क्यों कहा गया है, उन्होंने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी, उन्होंने किस धर्म को अपनाया था, उन्होंने युद्ध को किस लिए त्याग दिया था, इनके कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से इनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेख हैं। तो हम हर एक चीज को अशोक के बारे में इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक, जो अशोक हैं वो मौर्य वंश के शासक थे। ये बात को आपको अच्छे से पता है। किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे। और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब? लगभग 2300 साल पहले की थी। देखिए, जब भी कोई डेट आए ना तो उसको आप लोग अलग से एक पेज पे लिख लिया करो ताकि सारी डेट आपके साथ एक साथ आपकी एक जगह हो जाए और उनको आप बार बार रिवाइज कर सको। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, 2300 साल पहले की थी। चाणक्य, या जिसे आप कौटिल्य भी बोल सकते हैं, चाणक्य या कौटिल्य नामक जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसकी सहायता से की थी। और जो चाणक्य हैं या जो कौटिल्य हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र पर क्या लिखी थी? एक बुक भी लिखी थी। तो अर्थशास्त्र नामक जो बुक थी किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी या फिर कौटिल्य ने लिखी थी। तो आपको याद रखना है। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य की हेल्प से की थी। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या फिर कौटिल्य ने लिखी थी। आगे देखते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। आपको अच्छे से पता है। अब मौर्य वंश के अंदर 3 आपके प्रमुख राजा हुए थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसार और आपके अशोक। ये जो 3 राजा हैं ये मौर्य वंश के सबसे प्रमुख राजा रहे थे। तो इनके बारे में आप कुछ चीजों को देखते जाओगे। देखिए, अब जैसे हम अशोक के नाम के बारे में बात करते हैं तो ये हमने एक्स्ट्रा डाला है मैंने अपनी तरफ से। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से भी इंक्लूड की हैं। एनसीईआरटी का तो कुछ भी स्किप नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी जो आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेंगी। अभी इस चैप्टर में आप आगे देखोगे। ठीक है, जैसे अशोक के बारे में बात करें तो अशोक जो नाम है इनका मस्की अभिलेख में है। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि जो मस्की अभिलेख है ये आपका कहाँ पे है, कहने का मतलब क्या हो गया? अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि जो मस्की अभिलेख है वो किस राज्य में है तो कहां पे है? ये आपका कर्नाटक के अंदर। कहां पे है? कर्नाटक में। अशोक मौर्य जो इनका नाम है किसके अंदर है? गिरनार अभिलेख के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गिरनार कहां पे है तो गिरनार अभिलेख आपका कहां पे है? गुजरात में। ठीक है। और अशोक वर्धन इनका जो नाम है वो पुराणों के अंदर है और प्रियदर्शनी इनको बोला गया है भब्रू अभिलेख के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर हम रुम्मनदेही अभिलेख के बारे में बात करते हैं तो ये अशोक ने बनवाया था। और कहां पे? नेपाल के अंदर। तो जो रुम्मनदेही आपका अभिलेख है कहां पे पड़ता है? आपका नेपाल में पड़ता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप इस डायग्राम को देखो, इस इमेज को देखो, इस मानचित्र को देखिए। आप यहां पे 2 तरह की चीजें हैं। एक तो आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, जैसे आपका तक्षशिला है ब्लैक कलर में है। यहाँ पे पाटलिपुत्र देखिए आप ब्लैक कलर के अंदर है। यहाँ पर उज्जैन है, ये भी आपका क्या है? ब्लैक में है। और बाकी आप देख रहे हो आपको लाल कलर में दिख रहे हैं। तो जो ये ब्लैक कलर है ना ये तो है आपके महत्वपूर्ण नगर। उस समय में जो महत्वपूर्ण नगर थे ना, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, ये महत्वपूर्ण नगर थे। और जो आपको ये लाल कलर में दिख रहे हैं ना ये सारे सारी वो जगह हैं जहां से महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जो ब्लैक कलर में है पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला ये तो आपके प्रमुख नगर थे। और जो लाल कलर में आपको बिंदु दिख रहे हैं ये सारे नाम ये वो जगह हैं जहां पे क्या मिले हैं? महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखोगे। अब देखो यहां पे है ना, आपको जैसे अगर मैंने ये पूछा, जैसे अभी मैंने कलसी पूछा कि मान लो कलसी अभिलेख है वो कहां पे है, तो आपको नाम नहीं पता होगा, आपको राज्य का नाम नहीं पता होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं टोपरा अभिलेख कहां पे है, आपको नहीं पता होगा। मेरठ आप बता दोगे कि कहां पे है, यूपी में, आप क्लियरली बता दोगे। ठीक है, भापुर आप शायद बता सकते हो कि कहां पे है, दिल्ली में है। अगर मैं गुज्जर अभिलेख पूछ लूं या गुज्जर जगह पूछ लूं या सांची जगह पूछ लूं तो शायद आप लोग नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो ये जो इनर चीजें हैं ना इनको भी आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। भाई आपके मैप के अंदर अगर गिवन है तो सीधा सिंपल से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीजें भी आप अलग से रेडी करोगे। अब यहां पे जो इंडिया के अंदर है, जो भारत के अंदर है, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, आप इनको अलग से लिख लेना। अगर मैं कलसी की बात करूं, कलसी अभिलेख या कलसी जो जगह है कहां पे है? आपकी देहरादून। इनको अलग से लिखना है। ठीक है, देहरादून कहां पे पता है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं टोपरा, और टोपरा जगह और टोपरा अभिलेख है कहां पे मिलेगा? आपको यमुनानगर में।
इनको लिख लेना आप, एक्स्ट्रा में है ये, ठीक है। और यमुनानगर कहां पे पड़ता है आपका? हरियाणा में अंदर, ठीक है। HR लिख रहा हूं मैं, याद रखेंगे। अगर मैं बहापुर की बात करता हूं, बहापुर, तो बहापुर कहां पे है आपका? दिल्ली के अंदर, याद रखना आपको, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मेरठ की बात करूं तो आपको अच्छे से पता है कहां पे? यूपी के अंदर, नो डाउट। अगर हम लुम्बिनी की बात करें, लुम्बिनी, तो लुम्बिनी नामक जो जगह है कहां पे पड़ती है? आपके नेपाल में, ठीक है। आपको पता होगा रामपुरवा अभिलेख, और रामपुरवा अभिलेख आपका पहले भी आ चुका है, जो कहां पे पड़ता है? रामपुरवा नामक जो जगह है वो बिहार के अंदर, और जिला कौन सा? चंपारण। तो आप सिर्फ स्टेट का नाम लिख लेंगे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो रामपुरवा अभिलेख कहां पे है? बिहार में, ठीक है। लोरिया, अगर हम लोरिया की बात करें तो ये भी कहां पे है? चंपारण, बिहार। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये वो जगह है जहां पे आपके मौर्य साम्राज्य के क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। और इनके कई तो इनके नाम से ही हैं, जैसे रामपुरवा अभिलेख कहां पे है? बिहार में है, ठीक है। जैसे टोपरा अभिलेख है, तो जगह के नाम से ही उनका अभिलेख का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। जैसे सारनाथ की बात करें तो सारनाथ जगह कहां पे है? आपके यूपी के अंदर, ठीक है। अगर मैं गुज्जर की बात करता हूं, गुज्जर अभिलेख भी है आपका, और जगह का नाम भी यही है। तो गुज्जर जो अभिलेख है वो कहां पे है आपका? दतिया जिला, मध्य प्रदेश। कहां पे? दतिया जिला, मध्य प्रदेश के अंदर। ये लिख लेना अलग से आप, ठीक है। ये आपका गिवन नहीं है। अगर हम कौशाम्बी की बात करते हैं तो कौशाम्बी कहां पे पड़ता है? आपका यूपी के अंदर। अगर मैं इलाहाबाद की बात करूं, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद भी आपका कहां पे पड़ेगा? यूपी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। चलो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, ठीक है, क्लियर कर देता हूं, ताकि हम अच्छे से बाकी जो चीजें हैं उनको भी लिख सकें। तो इनको लिख लेना आप अलग से, ठीक है। कौशाम्बी आपका यूपी में पड़ता है, गुज्जर आपका दतिया जिला के अंदर पड़ेगा, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए इसके आगे आपको क्या लिखना है? इसके बाद आपको लिखना है रूपनाथ। अगर मैं रूपनाथ के बारे में बात करता हूं, रूपनाथ अभिलेख बोल दिया, रूपनाथ जगह, तो कहां पे है रूपनाथ? रूपनाथ, जो रूपनाथ है ये भी कहां पे है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर। अगर मैं बात करता हूं सांची स्तूप या सांची के बारे में, तो ये भी कहां पे है? आपको अच्छे से पता है, MP के अंदर, मध्य प्रदेश में। रायसेन जिला, कहां पे? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के अंदर। अगर मैं बात करता हूं पनगुर्रिया, अगर पनगुर्रिया के बारे में बात करता हूं तो पनगुर्रिया कहां पे पड़ता है? आपका भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कहां पे? भोपाल। पनगुर्रिया, यहां पे देखिए मध्य प्रदेश, यहां पे पनगुर्रिया कहां पे है? आपका मध्य प्रदेश, भोपाल के अंदर। अगर मैं बात करता हूं गिरनार की, तो गिरनार मैंने आपको अभी बताया भी है, ये आपका गिरनार है यहां पे। तो कहां पे है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर आपका गिरनार हो गया। अगर मैं यहां पे बात करूं सोपारा, क्या बात कर रहा हूं मैं? सोपारा। तो सोपारा कहां पे है? इसमें देखिए आप मैप के अंदर, सोपारा आपका यहां पे है। तो सोपारा कहां पे पड़ेगा आपका? पालघर जिला, महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर पालघर जिला है। और कहां पे? महाराष्ट्र में पालघर, जो पालघर जिला है कहां पे? महाराष्ट्र में। आपका जो सोपरा अभिलेख है, सोपरा जो जगह है जो आपका, जहां से आपके अभिलेख मिले हैं, तो कहां पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर मैं सन्नति की बात करूं, सन्नति, तो सन्नति आपका कहां पे पड़ेगा? गुलबर्ग जिला, कर्नाटक। ये आपका सन्नति देख रहे हैं यहां पे, तो ये गुलबर्ग जिला है और कर्नाटक। तो गुलबर्ग भी आप याद रख सकते हैं, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अगर मैं मस्की अभिलेख देखिए, मस्की यहां पे आपका, ये तो यहां पे कहां है? कर्नाटक के अंदर। कहां पे है? कर्नाटक में। अगर ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ब्रह्मगिरी कहां पे है? ये भी आपका कर्नाटक के अंदर। कहां पे है? कर्नाटक में। आप देखिए येरागुड़ी, तो येरागुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। अगर कलिंग की बात करूं तो उड़ीसा में। कहां पे है? कलिंग उड़ीसा में है। जोगढ़ की अगर बात करता हूं तो ये भी कहां पे है? उड़ीसा के अंदर। और अगर मैं धौली की बात करता हूं तो ये भी कहां पे है? आपका उड़ीसा के अंदर। तो ये सारे नाम आप अलग से लिख लोगे और बार बार इनको रिवाइज करोगे, क्योंकि ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं। जब डीपली पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे। जैसे इससे लास्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना, नदियों का क्रम, कि वो मैप से नदियों का क्रम पूछ लेंगे, और आपके 6th क्लास में गिवन है। सोच के देखिए आप, और आपको नहीं पता, आप सोचेंगे पता नहीं कौन सी क्लास से पूछ लिया, ठीक है। तो चीजों को एकदम बारीकी से देखो, जैसे एग्जामिनर देखता है। तो एनसीईआरटी में एक छोटी सी छोटी चीज को भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो इन सबको आप अलग से लिख लोगे और याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जैसे कि पाटलिपुत्र, हमने बात करी, राजधानी थी। उज्जैन हो गया मध्य प्रदेश में। तक्षशिला हो गया आपका, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है। तो आदि इनके साम्राज्य की राजधानी भी ये रही थी। अगर हम तक्षशिला के बारे में बात करें
तो यह उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और अगर हम उज्जैन की बात करते हैं तो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्ते में ये पड़ता था। देखो उज्जैन है एकदम बीच में है, अगर आप उज्जैन को देखोगे तो मैप के एकदम बीच में आपको मिलेगा, ठीक है, यहां पे आपको बीच में मिलेगा एकदम मैप के, यहां पे देखिए रहा, ठीक है। तो आपका ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने का रास्ता ही तो है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने का जो रास्ता है वहां पे आपका उज्जैन पड़ेगा। और तक्षशिला कहां पे है? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का जो मार्ग है तक्षशिला। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसा करते थे। और मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा होता था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण करना, यानी कि उनको इकट्ठा करना, उनकी स्टोरेज करना और जानवरों का शिकार करके क्या करते थे? अपनी जीविका को चलाते थे। उस समय के बारे में यह बात की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और अलग अलग के किस्म की क्या करते थे? पोशाक यानी कि वस्त्र पहनते थे, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं, आप इनको समझोगे। अब आगे बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन, कि अशोक के समय में जो साम्राज्य का प्रशासन था वो कैसे चलता था। तो क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की आपकी जरूरत होती थी, क्योंकि अब वो राज्य नहीं थे, वो साम्राज्य बन गए थे। तो साम्राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया था, तो नॉर्मल सी बात है उसकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा संसाधनों की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर यानी कि टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारियों की जरूरत भी पड़ती थी। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से आपका शासन होता था। जैसे कि अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र व उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता है, डायरेक्ट सम्राट ही देखता था। मेनली जैसे पाटलिपुत्र होगा उसके आसपास के इलाके, क्योंकि राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र व उसके आसपास के इलाकों में डायरेक्ट जो सम्राट है, सम्राट का ही सीधा नियंत्रण था। यानी इन इलाकों के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों व शिल्पकारों से कर वसूलने के लिए राजा स्वयं अधिकारी को नियुक्त करता था। यानी कि जो भी अधिकारी रहेगा वो डायरेक्ट राजा के नियंत्रण में रहेगा, राजा ही उसको क्या करेगा? उसको नियुक्त करेगा। जो राजाओं के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा देते थे, और अधिकारियों के कार्यों पर राजा के जो जासूस हैं वो नजर रखते थे कि कहीं जो अधिकारी हैं वो तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, धन को इकट्ठा करने में, कर को इकट्ठा करने में कहीं वो तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, तो उन पर भी जासूसों के द्वारा नजर रखी जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंदर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, इन पर तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से आपका शासन किया जाता था। तो देखिए याद रखिएगा, पाटलिपुत्र है वहां पे डायरेक्ट राजा का नियंत्रण होता था, जबकि जो आपके और बाकी जो छोटे छोटे प्रांत बच गए उन पर नियंत्रण कहां से किया जाता था? तक्षशिला और उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानी थी वहां से शासन होता था, छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांतों के ऊपर, ठीक है, याद रखेंगे आप। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रखा जाता था और राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही आपका माना जाता था, ठीक है। तो ये चीज आप छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप माइंड में याद रखोगे, थोड़ा सा रिवाइज करोगे बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों व नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आपकी आवागमन के लिए होते थे। आवागमन मतलब आने जाने के लिए, ठीक है, जो आने जाने यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाना होता था, एक राज्य से दूसरी राज्य में या कहीं और दूर जाना होता था सेना को, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो रास्ते थे ये आवागमन के लिए यूज होते थे, आने जाने के लिए यूज होते थे, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। यहां से उन्हें, इन प्रांतों से मतलब यहां से उन्हें जो भी कर या भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें ये इकट्ठा क्या करते थे, जैसे कि उत्तर पश्चिम से कंबल मिलता था और दक्षिण भारत से सोना नजराने के रूप में लिए जाते थे, ठीक है। अब नजराना जो कर होता है वो भी आपके डिफरेंट होते हैं, उनको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो भी संसाधन या कर या भेंट होती थी उनको इकट्ठा किया जाता था। उत्तर पश्चिम से क्या मिलता था भेंट के रूप में? कंबल, और दक्षिण भारत से सोना नजराने के रूप में या भेंट के रूप में आपका लिया जाता था। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, जंगल वाले, और वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पद अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु व मोम जैसी जो चीजें हैं वो लाकर देंगे, क्योंकि जंगलों में क्या मिलता है? यही मिलेगा आपको, हाथी मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, मधु यानी कि शहद, और मोम
यही चीजें आपको जंगलों में मिलेंगी। तो यहां पर जो रहने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र थे, वो अपनी इच्छा से जो मौर्य पद अधिकारी होते थे उनको ये सब चीजें अपने आप देते थे, हाथी, लकड़ी, मधु व मोम, क्योंकि जंगल में ही इनकी पैदावार होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कर व नजराने में अंतर। कर यानी कि टैक्स, और नजराना बोल सकते हैं एक तरह से उपहार, या आप बोल सकते हो गिफ्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उपहार, गिफ्ट, कर, टैक्स, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए आप, कर जो होता था, टैक्स जो होता था, वो नियमित रूप से लिया जाता था, जबकि जो नजराना यानी कि जो गिफ्ट या उपहार या गिफ्ट बोल सकते हैं आप, उपहार जो गिफ्ट होता था वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो आपका इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, कर यानी कि टैक्स हर किसी से वसूला जाता था, जबकि जो नजराना है वो विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिया जाता था जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। कर है वो नियमित रूप से लेते थे, कर है वो हर किसी से वसूला जाता था, जबकि जो नजराना है वो आपका अनियमित रूप से होता था, उपहार या गिफ्ट के रूप में होता था, जब मन करेगा उसी समय इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, और साथ में लोग इसे स्वेच्छा से देते थे। स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से राजा तक पहुंचाते थे उपहार या भेंट के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे मेगास्थनीज के बारे में, जो कि आपका एक यात्री था, चीनी यात्री था मेगास्थनीज। तो किसने भेजा, किसके दरबार में आया, ऐसी चीजें भी आपकी पूछी जाती हैं, आपको याद रखनी है। जैसे मेगास्थनीज है, ये राजदूत था किसका, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का, यानी कि इन्होंने भेजा था, यूनानी राजा था सेल्यूकस निकेटर, इनका राजदूत था मेगास्थनीज। और किसके दरबार में आया था, इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने पाटलिपुत्र के बारे में काफी कुछ बातें कही थी। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में बोली थी, तो क्या था कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ठीक है, क्या है, एक विशाल, एक बहुत बड़ा विशाल नगर है, एक खूबसूरत नगर है, और यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। विशाल प्राचीर का मतलब क्या हो गया कि बाहर एक बड़ी सी दीवार बनाई गई है, एक घेरा बना गया, प्राचीर बनी है चारों तरफ, उससे ये घिरा हुआ है, जिसमें क्या है 570 आपकी बुर्ज हैं और 64 आपके द्वार हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो पाटलिपुत्र का जो प्राचीर था, जो विशाल प्राचीर है, उसमें कितनी 570 आपकी बुर्ज थी और 64 यानी कि 64 क्या थे आपके द्वार थे। ठीक है, 2 और 3 मंजिलों वाले घर लकड़ी व कच्ची ईंटों के बने होते थे। राजा का जो महल है वो भी काठ से बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से आपका अलंकृत किया गया था। अलंकृत का मतलब जिसे सजाया गया था। ठीक है, जो राजा का महल है वो भी काठ से बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से या अलंकृत या सजाया गया था। यह चारों तरह से उद्यानों व चिड़ियों से बने बसेरों से आपका घिरा हुआ था। चारों तरफ उद्यान मतलब पार्क। ठीक है, चारों तरफ क्या थे, बाग थे, और चिड़िया जो होते हैं, चिड़िया जहां पे रहती हैं, बैठती हैं, यानी कि चिड़ियों का बसेरा, उनसे ये घिरा हुआ था राजा का महल। आपको याद रखना है, काठ का बना हुआ होता था और पत्थर की नक्काशी से इसको अलंकृत किया जाता था। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं टाइम से अगर आप तैयारी को स्टार्ट करोगे, मैक्सिमम चीजों को रिवाइज करोगे, तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। याद रखो आप इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने राजा की शोभा यात्रा के बारे में काफी चीजें बताई हैं, यानी कि राजा की शोभा यात्रा, जब राजा एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे, उनकी जो यात्रा होती थी, शोभा यात्रा जो होती थी, तो उसके बारे में बताया है कि उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे, यानी जो हाथी है ना उनको भी सोने व चांदियों से सजाया जाता था, अलंकृत किया जाता था। उनके जो अंगरक्षक थे वह सोने व चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को साथ लेकर चलते हैं, जिन पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता है, जो राजा के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे होते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या की कोशिश न करे, तो इसलिए जो हथियारबंद जो महिलाएं हैं उनसे घिरे होते थे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उनके खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, ये सब चीजें किसने बताई, ये सब चीजें बताई मेगास्थनीज ने राजा की शोभा यात्रा के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब बात करेंगे राजा अशोक के बारे में। तो जो अशोक है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, अशोक मौर्य। वे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की थी। और अशोक ने जो ज्यादातर अभिलेख लिखे हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। और मैंने आपको बताया ऐसी भाषा में क्यों लिखते थे, क्योंकि उस समय जो लोग हैं उनके आम बोलचाल की जो भाषा होती थी वो यही होती थी, जैसे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि।
ठीक है। तो अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में हैं। देखो इसके अलावा भी और भाषाओं में आपको मिलेंगे, लेकिन यहां पे लिख रहा हूं ज्यादातर, मैक्सिमम जो अभिलेख थे ना वो आपके प्राकृत और ब्राह्मी में थे, ठीक है। और अशोक ने कलिंग, जो कि आपके उड़ीसा का प्राचीन नाम है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, कलिंग। तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में हुई हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से क्या हो गई, वितृष्णा हो गई। वितृष्णा का मतलब घृणा, क्या हो गई, उन्हें युद्ध से घृणा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध को नहीं लड़ेंगे। ऐसी जो प्रतिज्ञा है, ऐसा जो निर्णय है अशोक ने लिया था, ठीक है। मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा कहां से मिला, जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, कहां से, बिहार के रामपुरवा में। हमने ऊपर अभी पढ़ा ना, बिहार के रामपुरवा। तो बिहार के रामपुरवा में मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा मिला है, जिसे राष्ट्रपति भवन में आपका रखा गया है, याद रखेंगे आप। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही आपकी उत्पन्न हुई है। तो ये भी आप याद रखोगे कि जो ब्राह्मी लिपि है वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे ही ज्यादातर जो आपकी लिपियां हैं वो उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप इमेज देख सकते हैं, ये मौर्य काल की आपकी इमेज है। तो कलिंग के युद्ध का वर्णन करता अभिलेख, और इस अभिलेख में अशोक ने क्या लिखा है कि राजा बनने के 8 साल बाद, कितने साल बाद, 8 साल बाद, याद रखेंगे आप, 8 साल, 8 ईयर। तो राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। लगभग कितने लोग, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पे मारे गए थे। और जिससे क्या हुआ, जिससे मुझे बहुत ही दुख हुआ था। क्यों, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, और बहुत सारे बंदी भी बनाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, मेनली आपके ब्राह्मण भी मिलेंगे, आपको श्रमण भी मिलेंगे, तो वो सभी आपके मारे जाएंगे। अब ब्राह्मण क्या होते थे, पुरोहित, जो आपका यज्ञ करवाते हैं, आपके लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, और उनको ही आप मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं दुख तो होगा, ठीक है। तो इसलिए जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों बेगुनाह मारे जाते हैं, और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और श्रमण भी आपके मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को वो खो देते हैं, ठीक है। इस तरह की जो बातें हैं वो अशोक ने लिखी हैं कि वो आज के बाद कभी भी युद्ध को नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीजों को उन्होंने फील किया है, उन्हें दुख हुआ है इस वजह से, ठीक है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, इसलिए अब मैंने अब धम क्या है, धम संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप क्या है, आपका धम है। तो इसलिए मैंने धम पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब ये धम क्या है, तो मैं मानता हूं कि धम के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। यानी कि धम क्या है, धम के अंदर अशोक के अपने खुद के नियम थे, जिन्हें वो मानता था, जिसके अनुसार वो चलता था। तो इसलिए उसने लिखा है कि मैं मानता हूं कि धम के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा आपका अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे व पोते कभी भी युद्ध न करें। तो ये वो बात कहना चाहते थे, ठीक है। और इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि अपनी शिक्षाओं को कैसे आगे बढ़ाएं हम, ठीक है, याद रखें आप। अब अशोक के धम के बारे में है कि अशोक का धम क्या था। मैंने बताया ना, उसके कुछ नियम थे, कुछ अपनी बातें थी जिनको वो मानते थे, जिनको वो फॉलो करते थे। तो अशोक का धम क्या था, तो अशोक के धम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, उसी तरह उनका भी कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को क्या दें, एक अच्छी शिक्षा दें। ये उनके धर्म की शिक्षा थी, उनकी धर्म की शिक्षा थी। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी क्या थे, आपके बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। तो याद रखेंगे ये था अशोक का धर्म, कि वो मानते थे किसी भी देवता की स्पेशली आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी कर्मकांड मतलब किसी यज्ञ को करने की, इस तरह की कोई चीजें करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता है कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, इसी तरह एक राजा को भी अपनी प्रजा को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देनी चाहिए। और अशोक किससे प्रभावित थे, बुद्ध के उपदेशों से भी प्रभावित थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक कई समस्याओं को दूर करना चाहते थे, जैसे कि साम्राज्य में रहने वाले अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में टकराव न हो, ऐसा अशोक चाहते थे। जानवरों की जो बलि है वो न चढ़ाई जाए, अशोक चाहते थे। दासों व नौकरों के साथ क्रूर यानी कि बुरा व्यवहार न किया जाए, ये अशोक चाहते थे।
परिवार में पड़ोसियों के बीच में क्या ना हो, झगड़े ना हो। यानी कि जो स्वाभाविक चीजें हैं, जो हर एक अच्छे इंसान के अंदर क्वालिटी होती हैं, वो सब अशोक चाहते थे कि ये सब चीजें हों। ठीक है, लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, वो बोलते ना खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने धम्म महामात्य है भाई, धम्म महामात्य नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धर्म की क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। धम्म मतलब धर्म, एक तरह से धर्म है ये, तो धर्म की शिक्षा देते हैं कौन, धम्म महामात्य। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने मतलब धर्म की शिक्षा देने के लिए किसको नियुक्त किया था, तो धम्म महामात्य को। किसको, धम्म महामात्य को, जो क्या होते थे, अधिकारी होते थे, जो जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, जो पढ़ नहीं सकते थे उन्हें अधिकारी पढ़कर सुनाते थे। ठीक है, याद रखेंगे आप। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। अशोक ने काफी सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए थे। इन्होंने मनुष्य और के साथ साथ जो जानवर हैं, जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। किसने, अशोक ने, याद रखेंगे आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कुछ संदेश भी दिए। तो अशोक के अपनी प्रजा को लेकर संदेश क्या थे, अशोक ने कहा लोगों को विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, कर्मकांड, अनुष्ठान मतलब यज्ञ वगैरह, पूजा पाठ, तो अनुष्ठान या कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है जो वे लोग विभिन्न अवसरों पर करते हैं। जैसे कि अगर वो बीमार हो गए तो यज्ञ करवाने लगेंगे, बच्चों के विवाह पर, बच्चों के जन्म पर, यात्रा शुरू करने पर आदि। इसके बदले यदि वे दूसरी रीतियों को माने तो ज्यादा अच्छा होगा। अब वो दूसरी रीतियां क्या हैं, तो इन्होंने विकल्प भी बताए हैं कि ये सब करने के बजाय जो ऊपर आपका गिवन है ना, बच्चों के विवाह पर अनुष्ठान कर रहे हो, बच्चों के जन्म पर अनुष्ठान कर रहे हो, यात्रा शुरू करने पर अनुष्ठान कर रहे हो, बीमार होने पर अनुष्ठान कर रहे हो, तो इन सब की बजाय उन्होंने दूसरी रीतियां अपनाने को कहा। अब दूसरी रीतियां क्या थी उनके अकॉर्डिंग, कि आप क्या करो, दासों व नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, इससे आप खुद भी क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, बड़ों का आप आदर करो, क्योंकि बोलते हैं ना मन खुश तो सबको सुख। ठीक है, सभी जीवों पर क्या करो, आप दया करो, ये उनकी रीतियां थी। ब्राह्मणों तथा श्रमणों को क्या दो, आप दान दो। हर किसी के धर्म का क्या करो, आप आदर करो, और न अपने धर्म की प्रशंसा करें व न किसी दूसरे धर्म की बुराई करें। अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा किसने बोला, अशोक ने बोला कि आप अपने धर्म की ज्यादा प्रशंसा भी मत करो किसी दूसरे के बारे में। भाई आपका धर्म है, आप मानो, आप उसको फॉलो करो, आप दूसरों के सामने उसका क्या दिखावा कर रहे हो। ठीक है, तो न अपने धर्म की कभी आप प्रशंसा करो, न किसी दूसरे धर्म की आप बुराई करो, और अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप। हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका भी आदर करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, हर किसी के धर्म की क्या करो, आप आदर करो, प्रशंसा करो, प्रशंसा नहीं आदर करो, सम्मान करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके धर्मादेश आज भी हमसे ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये स्टेटमेंट दी गई है अशोक के धर्म के बारे में, धर्म के बारे में किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने क्या लिखा है अशोक ने, कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धर्म के बारे में ये चीजें किसने बोली हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। अब देखिए उस समय में जो ए अक्षर है वो विभिन्न भाषाओं में, लिपियों में कैसे लिखा जाता था। आज भी जैसे आप आरंभिक ब्राह्मी में लिखेंगे तो ए को इस तरीके से लिखोगे आप। अगर आपको देवनागरी यानी कि हिंदी में लिखना है तो आप ए ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना ए को। अगर आप बांग्ला में लिखोगे तो ए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मलयालम में आप ए लिखते हो तो आपको ए कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप तमिल में लिखते हो तो आप ए इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो ये आपकी ये ए की विभिन्न भाषा में लिपियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मौर्य साम्राज्य का पतन। तो मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो लगभग 2200 वर्ष पहले आपका हो गया था। कब, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद आता है आपका चीन की दीवार। अगर आपसे चीन की दीवार के बारे में पूछा जाए तो कहां पे है, चीन की दीवार है तो चीन में ही है। निर्माण शुरू कब हुआ, 2400 साल पहले। और निर्माण कार्य चला कब तक, लगभग 2000 साल तक निर्माण कार्य चला था। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, उत्तरी सीमा के जो पशुपालक हैं उनसे, पशुपालक लोगों से क्या करना, रक्षा करना। उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से क्या करना, रक्षा करना, क्योंकि वो अंदर एंट्री कर जाते थे अपने पशुओं को चराते हुए। ठीक है, तो इसलिए उत्तरी सीमा की जो पशुपालक लोगों से क्या करते थे, रक्षा करने के लिए चीन की दीवार को बनाया गया था।
अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई थी और ईंट व पत्थर की ये बनी होती थी, ठीक है। और हर 100 से 200 मीटर पर निगरानी के लिए आपके बुर्ज बने हुए थे, जैसे आपके पाटलिपुत्र में थे ना 570 बुर्ज और आपके 64 द्वार, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 100 200 मीटर पे क्या बने हुए थे, आपके बुर्ज बने हुए थे 100-200 मीटर पर, ठीक है। जहां से आप खड़े होकर देख सकते थे कि उस साइड क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, कोई पशुपालक तो नहीं आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है, निगरानी के लिए होती थी। ये देखिए, ये आपकी चीन की दीवार है, आप देख रहे हैं ना कितनी लंबी थी। 2000 साल तक तो इसका क्या चला था, कार्य चला था, बनाने का कार्य, ठीक है, आप देख रहे हो ना। तो ये थी आपकी चीन की दीवार। तो ये आपका चैप्टर था जिसमें अशोक के बारे में काफी चीजें थी और आपको हर एक लाइन अच्छे से याद रखनी है, बार बार आप इन चीजों को रिवाइज करोगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।